गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटीज़ इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए देखे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने अल बिरूनी और सेकंड पार्ट में हमने इब्न बतूता के बारे में जाना। इस पार्ट में हम जो तीसरा ट्रैवलर इंडिया आया था फ्रांकोइस बर्नियर, उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इसमें। फ्रांकोइस बर्नियर ए डॉक्टर विद ए डिफरेंस। फ्रांकोइस बर्नियर एक डॉक्टर जो कुछ विविधता या अंतर के साथ, उसमें कुछ विशेषताएं थी, वो क्या क्या थी वो सब इस टॉपिक में जानेंगे। वो कौन था, कहाँ से आया था, उसने यहाँ क्या क्या किया, वो सब इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फ्रांकोइस बर्नियर वाज फ्रेंच बाय बर्थ एंड डॉक्टर बाय प्रोफेशन। फ्रांकोइस बर्नियर जन्म से फ्रेंच का निवासी था, मतलब फ्रांसीसी था, वो फ्रांस में उसका जन्म हुआ था। एंड डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और उस पेशे से, पैसा मतलब काम धंधा, जो काम क्या करते हैं वो लोग, वो डॉक्टर था, चिकित्सक था। ही वाज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। इसके अलावा वह एक राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। ही केम टू द मुग़ल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वह मुग़ल एम्पायर में अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर की तलाश में या काम की तलाश में आया था। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 1656 टू 1668, और वह भारत में लगभग 12 साल तक रहा था, जो कि 1656 से 1668 तक रहा था। ही वाज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुको, और वह जो दारा सुको था, प्रिंस राजकुमार, उसका डॉक्टर भी था, चिकित्सक भी था। अब दारा सुको कौन था? द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहाँ, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ था, उसका सबसे बड़ा बेटा था दारा सुको। उसका फिजिशियन यानी चिकित्सक था। एंड इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान। इसके अलावा वह एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भी था, जो कि दानिशमंद खान के साथ में था। दानिशमंद खान कौन था? एन आर्मीनियन नोबल एट द मुग़ल कोर्ट। वो मुग़ल दरबार में एक आर्मेनियाई, एक अभिजात या कुलीन व्यक्ति था, तो उसके साथ भी उसने काम किया, और प्रिंस दारा सुको का पर्सनल फिजिशियन भी वो रहा था। बर्नियर ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशंस एंड कंपेयर्ड द सोशल कंडीशंस इन इंडिया विद द सिचुएशंस इन यूरोप। अब बर्नियर क्या करता था कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वो घूमता था। उसके बाद घूमने के बाद उसने क्या किया? अपना एक अकाउंट लिखा, अपना एक वृत्तांत लिखा। किसके आधार पे? जो भी उसने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर जो देखा, उसको जो भी ऑब्जर्व किया, उसके आधार पे। और उसके बाद क्या किया? कंपेयर द सोशल कंडीशन इन इंडिया, भारत की सोशल कंडीशन की तुलना करने लगा। किसके साथ? विद द सिचुएशन इन यूरोप, यूरोप के साथ जो उस समय स्थिति थी, उसके साथ वो तुलना करने लगा। ही डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस 14 द किंग ऑफ फ्रांस। इसके बाद उसने अपना जो वर्क या कृति उसने लिखी, जो बुक लिखी उसने, उसको उसने राजा, उसका देश फ्रांस था, तो फ्रांस के राजा को उसने अपना जो काम जो भी किया, जो भी किताब लिखी, उसको डेडिकेट कर दिया, उनको समर्पित कर दिया। उस राजा का नाम था लुइस 14 या लुइस 14वें। हिज वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670-71। तो उसने जो भी किताब लिखी थी वो फ्रांस में 1670-71 में छपी थी। एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन, और उसको फ्रेंची लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश भाषा में, डच भाषा में, और जर्मन भाषा में, और इटालियन भाषा में उसको अनुवाद किया गया। लेटर हिज अकाउंट्स वाज रीप्रिंटेड नंबर ऑफ टाइम्स। बाद में जो उसका अकाउंट्स था, वृत्तांत था, उसको कई बार, कई संख्या में दोबारा से छापा गया या उसको दोबारा से प्रिंट किया गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, बर्नियर्स एंड द डिनिग्रेट ईस्ट। तो ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, वह मुग़ल एम्पायर में ट्रेवल करता है। वैसे इसकी बुक का नाम भी
यही है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसमें बर्नियर एंड द डिनिग्रेट ईस्ट, मतलब बर्नियर ईस्ट को, ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है, एशियाई कंट्रीज़ हैं, है ना, जैसे भारत वगैरह, उनको वह डिनिग्रेट, डिनिग्रेट मतलब अल्प विकसित या अविकसित, जो डेवलप नहीं होते, इस तरह से उन्होंने भारत को अविकसित देश के रूप में मान्यता दी है कि भारत उस समय बिल्कुल डेवलप कंट्री नहीं था या डेवलपिंग कंट्री भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा डिनिग्रेट या अविकसित देश था। तो वो क्या लिखता है इसमें देखिए, बर्नियर्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट्स। तो बर्नियर ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट। इससे हमें हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और विस्तृत अवलोकन के बारे में जानकारी मिलती है। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप एंड फ्रांस। वह कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, निरंतर कंपेयर करता रहता था मुगल इंडिया को किसके साथ, उस समय के यूरोप और फ्रांस के साथ, कि उस समय मुगल इंडिया में क्या हालात है और उसी दौरान उसके अपने देश फ्रांस में क्या हालात है और यूरोप में क्या हालात है। तो वो आपस में बस एक दूसरे के कल्चर की या फिर सोसाइटी की वो कंपेरिजन करता रहता था। ही एम्फसाइज द सुपेरियरिटी ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, और वह हमेशा यूरोपियन सोसाइटी मतलब यूरोपियन समाज को हमेशा इंडियन सोसाइटी के ऊपर सुपेरियरिटी मतलब श्रेष्ठता साबित करने पर हमेशा जोर देता रहता था कि यूरोपियन कंट्रीज़ हमेशा इंडियन कंट्रीज़ से या इंडिया से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। अकॉर्डिंग टू हिम सिचुएशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट गुड। उसके अनुसार भारत की जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिज ऑल डिस्क्रिप्शंस इंडिया स्टैंड्स वाज वेरी लो कंपेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज़। उसके अनुसार उसने जो भी वर्णन किया भारत के बारे में, वह मतलब उसने भारत को बहुत ही लो लेवल पर, बहुत ही नीचे स्तर पर रखा, कंपेयर टू मतलब तुलनात्मक रूप से यूरोपियन सोसाइटी या यूरोपियन कंट्रीज़ से। यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने तुलनात्मक रूप से बहुत हाई लेवल पर, उच्च स्तर पर रखा, जबकि इंडिया को उन्होंने बिल्कुल लो लेवल पर या वेरी लो लेवल पर उसने रखा कि भारत उन देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, भू स्वामित्व का प्रश्न। अब बर्नियर इस टॉपिक में भू स्वामित्व मतलब ज़मीन के ऊपर किसका मालिकाना हक हो, इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करता है। वो क्या बोलता है देखिए, अकॉर्डिंग टू द बर्नियर वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द इंडियन सोसाइटी। बर्नियर के अनुसार बर्नियर ने ये कहा कि वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस, एक जो मूलभूत या बुनियादी जो अंतर है मुगल इंडिया में और यूरोप के बीच में, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी इन द इंडियन सोसाइटी। मतलब भारतीय समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। सारी जो ज़मीन होती है वो सरकार की या राजा की होती है, बादशाह की होती है। तो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ऐसा बर्नियर कहता है। ही हैड ए फर्म बिलीफ इन द वर्च्यूज़ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उसका प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के जो वर्च्यूज़ हैं मतलब उसके गुण या सद्गुण या खूबी जो भी है, उसके ऊपर उसको पक्का यकीन होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सबके पास होनी ही चाहिए, ये सबके लिए अच्छा होता है। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड पीपल, और जो क्राउन ओनरशिप है मतलब राजकीय या शाही जो मालिक होती है ज़मीन की, मतलब हमेशा राजा या बादशाह ही पूरी ज़मीन का या पूरे देश की ज़मीन का मालिक हो, ये बिल्कुल हार्मफुल होगा, मतलब नुकसानदायक होगा। किसके लिए? दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी मतलब राज्य के लिए भी और इसके लोगों के लिए भी। ही थॉट दैट द मुगल एम्परर ऑन ऑल लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द नोबल्स। उसका ये मानना था, वो सोचता था कि मुग़ल बादशाह पूरी ज़मीन का मालिक होता था और वह जिसको चाहता था उसको वो बांट देता था। मतलब जिस उसके जो नोबल्स होते थे, अभिजात या कुलीन लोग होते थे उसके दरबार के, उसमें वह उनको बांट देता था।
ही आर्ग्यूड दैट लैंड्स अंडर द क्राउन ओनरशिप कुड नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर चिल्ड्रन। उसके बाद वो कहता है कि जो ज़मीन नोबल्स को वो बांटता था, अब वो नोबल्स उनको अपने बेटे को नहीं पास कर सकते थे, कि किंग ने नोबल्स को दे दिया, लेकिन नोबल अपने होने वाले बच्चे को या जो भी उनके बच्चे होंगे उनको वो ज़मीन सौंप नहीं सकते थे, क्योंकि वो ज़मीन तो राजा की ही रहेगी। जब नोबल मर जाएगा या फिर वो उसके बदले और कोई दूसरा आएगा तो वो दूसरे को हैंड ओवर जरूर कर देगा, लेकिन वो नोबल अपने पुत्रों को वो संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता। सो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होता था कि जो कुलीन या दूसरे अभिजात वर्ग होते थे, उनको जो ज़मीन मिलती थी तो वो उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। इससे क्या होता था, वो ज़मीन जो होती थी वो बिल्कुल बंजर या बेकार हो जाती थी। ठीक है, तो एक तरह से ये ज़मीन के लिए बिल्कुल घातक या बेकार या ख़तरनाक साबित हो सकता था, और इसकी वजह से जो एक्सपेंशन और प्रोडक्शन होना था वो बिल्कुल नहीं होता था। तो ये सारी जो बातें हैं, जो केवल मालिकाना हक होता था राजा का, ये इस तरह से ज़मीन का जो नियम होना चाहिए कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए और उसका प्रोडक्शन में एक्सपेंशन भी होना चाहिए, ये सारी बातें एक तरह से उसके खिलाफ साबित हो रही है। नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। अब क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या होता था, जो इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स क्लास इमरजेंस होना था, मतलब जो सुधारात्मक जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, भूस्वामी होते थे, उनका जो उद्भव होना था वो नहीं हो पाता था। एज इट वाज इन वेस्टर्न यूरोप, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में होता था। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द लैंड, जिससे कि वो ज़मीन को मेंटेन भी रखते थे और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते थे। इट हैड ruined द एग्रीकल्चर एंड oppressed द peasants, and the living standards of all sections in society declined except the ruling aristocracy। इससे क्या हुआ, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी यहाँ पे, तो इससे एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगी, और इसने एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया, और इसने किसानों का शोषण या उस पर अत्याचार भी किया, और जो किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड्स है, इस किसानों के अलावा जो दूसरे वर्ग हैं उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिर गया या ख़राब हो गया। एंड क्या हुआ आगे, डिक्लाइंड एक्सेप्ट द रूलिंग क्लास, सारे वर्गों का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया, एक्सेप्ट बस सिवाय किसके, रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी है, मतलब अभिजात वर्ग या फिर जो शासक वर्ग है, उनको छोड़ के बाकी सारे लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल गिर गया। नेक्स्ट टॉपिक, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया। बर्नियर ने भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में क्या कहा, देखिए। बर्नियर डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज ए कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ ए वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। तो बर्नियर ने ये वर्णन किया है कि भारतीय समाज एक मिश्रण है, किसका, उदासीन जनता का, जिसमें बहुत अमीर और पावरफुल रूलिंग क्लास है, इसके अलावा बहुत गरीब लोग भी यहाँ बहुत पाए जाते हैं। देयर वाज ए वाइड गैप बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड रिचेस्ट ऑफ रिच। और यहाँ पर जो सबसे अमीर है और सबसे गरीब है, उनके बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ देखने को मिलता है। ही सेज दैट देयर इज़ नो मिडिल क्लास इन इंडिया। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ या तो बहुत अमीर लोग हैं या फिर बहुत ही गरीब लोग हैं, यहाँ कोई मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन द मुगल एम्परर्स एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो बर्नियर अब मुगल बादशाह और उसके प्रजा के बारे में कुछ वर्णन कर रहा है। देखिए क्या लिखता है वो। बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज ए किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। बर्नियर ने कहा है कि मुगल बादशाह भिखारियों और बर्बर लोगों का क्या है, राजा है।
मतलब बर्नियर ने मुग़ल बादशाह को भिखारियों और बर्बर लोगों का राजा बताया है। फिर वो कहता है इट सिटीज़ एंड टाउन्स वर ruined एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर। तो वो आगे कहता है कि यहाँ के जो शहर हैं और जो कस्बे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की हवा बिल्कुल बीमार हवा है, हवा बिल्कुल ख़राब है, बीमार है, ठीक है। और इसके जो खेत है एंड इट्स फील्ड, इसके जो खेत है ओवर स्प्रेड विद बुशेस, मतलब भरे हुए हैं किससे, झाड़ियों से। यहाँ के खेत झाड़ियों से भरे हुए हैं। एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मेरिसेस, और हम फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मेरिसेस मतलब एक तरह से वो मतलब यहाँ के खेत एक तो झाड़ियों से भरे हुए हैं, और ये पेस्टिलेंशियल मेरिसेस मतलब तो इट्स फील्ड ओवर स्प्रेड विद बुशेस, मतलब इसके जो खेत है वो है ओवर स्प्रेड है, मतलब भरे हुए हैं किससे, झाड़ियों से। एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मेरिसेस, और फुल ऑफ मतलब पूरे भरे हुए हैं किससे, जहरीले दलदल से, विषैले या जहरीले दलदल से भरे हुए हैं। ही एट्रीब्यूटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड, और इसने इन सारी प्रॉब्लम्स या इन सारी समस्याओं के लिए क्राउन ओनरशिप को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मतलब क्राउन ओनरशिप मतलब ये शाही या मालिकाना हक होता ना राज्य का, कि केवल राजा का ही पूरी ज़मीन पे हक है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। बनियर सेज दैट देर वाज द प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी। बनियर कहता है कि यहाँ पर क्राउन ओनरशिप ही मिलती है, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है उस पर केवल राजा का ही अधिकार होता है, और यहाँ पे कोई प्राइवेट या निजी संपत्ति या ज़मीन पे कोई निजी मालिकाना है किसी का नहीं मिलता है। ये उसने यहाँ आकर यह महसूस किया। बट नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शो दैट द स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। लेकिन मुग़ल एम्पायर का या मुग़ल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो ये दर्शाता है कि ज़मीन का एकमात्र जो मालिक है वो स्टेट होगा यानी राज्य होगा। तो उनके मतलब एक भी दस्तावेज उनको ऐसा नज़र नहीं आता जिसमें केवल ये कहा गया है कि पूरी ज़मीन केवल राज्य की है या सरकार की है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकलर्स ऑफ अकबर्स रेन, तो अकबर के शासनकाल के दौरान एक राजकीय इतिहासकार थे जिनका नाम था अबुल फजल। द मुगल एम्परर कलेक्टेड ओनली द रिन्यूमरेशन फ्रॉम द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट एंड नो रेंट वाज कलेक्टेड। इसमें कहा गया है कि मुगल एम्परर अबुल फजल ये कहता है कि मुगल एम्परर केवल लोगों की सुरक्षा के बदले जो मेहनताना या इसको क्या बोलते हैं एक तरह से लोगों को जीवन बचाने के बदले में जो वो मिलता है उनको पारिश्रमिक, वही लेते हैं, उसको हम टैक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से रेंट या किराया नहीं कह सकते, वो केवल लोगों का जीवन बचाने के लिए जो पारिश्रमिक लेते हैं वही इकट्ठा करते हैं हम, बाकी लोगों से कोई रेंट या टैक्स हम नहीं लेते हैं। बर्नियर रिगार्डेड द रिन्यूमरेशन एज लैंड रेवेन्यू सिंस इट वाज वेरी हाई समटाइम्स, लेकिन बर्नियर ने इस रिन्यूमरेशन को यानी इस पारिश्रमिक को भू राजस्व कहा है, मतलब लगान कहा है, क्योंकि यह कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, मतलब पूर्वी देशों की, एशियाई देशों की निरंकुशता के विचार, ठीक है। ओरिएंटल मतलब पूर्वी या एशियाई देश, यूरोप से पूर्व में जो भी देश आते हैं वो एशियाई कंट्रीज़ के लिए यूरोप ओरिएंटल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जो एशियाई देश हैं जो पूर्व में आते हैं उसके लिए ओरिएंटल वर्ड यूज़ किया जाता है, पूर्ववासी भी कह सकते हैं इसमें। तो पूर्वी देशों का या पूर्वी लोगों का क्या है,
की निरंकुशता का विचार। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरिस्ट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो बर्नियर का जो विवरण था भू स्वामित्व के प्रति, उसने पश्चिमी देशों के कुछ थ्योरिस्ट्स मतलब कुछ विचारकों को प्रभावित किया 18वीं सदी से ही। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखें तो द फ्रेंच फिलोसोफर, उसी के देश का एक फिलोसोफर था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू यूज्ड बर्नियर्स अकाउंट एंड डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। तो मोंटेस्क्यू ने क्या किया, बर्नियर के अकाउंट को जो उसने जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद अपना एक विचार ओरिएंटल डेस्पोटिज्म को विकसित किया, मतलब पूर्वी निरंकुशता को उसने विकसित किया। इसमें वो क्या कहता आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया इन एशिया, इस विचार के अनुसार एशिया में मतलब द ओरिएंट और द ईस्ट, एशिया मतलब या तो पूर्वी या पूर्व में रहने वाले या फिर पूर्व। द किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सब्जेक्ट्स। उसमें क्या कहता है वो कि जो राजा होता है वह अपनी प्रजा के ऊपर निरंकुश सत्ता का या शक्ति का प्रयोग करता है। एंड ऑल लैंड्स, और उसमें पूरी ज़मीन वो अपने कब्जे में रखता है, उसका मालिक वो बना रहता है। फिर देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वहाँ पे कोई निजी संपत्ति नहीं होती। ऑल पीपल एक्सेप्ट किंग एंड नोबल्स स्ट्रगल्ड फॉर सर्वाइवल, और सारे लोग राजा को छोड़कर और उसके जो अभिजात या कुलीन दरबारी होते हैं उनको छोड़ के अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अगला विचार है या द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एशियाई ढंग से उत्पादन की अवधारणा। एशियाई ढंग से उत्पादन कैसे होगा उसकी अवधारणा एक और दूसरे विचारक ने व्यक्त की है। देखिए इसमें क्या है। कार्ल मार्क्स एक अलग विचारक थे। कार्ल मार्क्स फर्दर डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म एंड एज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स ने क्या किया आगे चलकर और दूसरी विचारधारा ओरिएंटल डेस्पोटिज्म को ही एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के नाम से दोबारा अपनी तरह से उसने प्रस्तुत किया और अपनी विचारधारा रखी है। वो क्या कहता आगे। मार्क्स ऑब्जर्व्स दैट बिफोर कॉलोनियलिज्म, मार्क्स ने ये देखा कि उपनिवेशीकरण से पहले सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस मतलब अतिरिक्त जो उत्पादन होता है, अधिशेष उत्पादन होता है, वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, वह स्टेट के द्वारा मतलब राज्य के द्वारा या फिर राजा के द्वारा एप्रोप्रिएट कर लिया जाता था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया जाता था। राजा जो अतिरिक्त उत्पादन होता था उसको अपने कब्जे में कर लेता था। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ ए सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटी, जिससे की वजह से एक नई समाज में एक नई इससे क्या हुआ, नई सोसाइटी का जन्म हुआ जिसमें एक बड़ी संख्या में ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त और समतावादी ग्रामीण समुदाय के लोग शामिल थे। फिर द इम्पीरियल कोर्ट रेस्पेक्टेड दीज विलेजेस, जो शाही दरबार होता था इन गांवों का सम्मान करता था, आदर करता था। कब तक? एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ सरप्लस वाज कंटिन्यूड, तब तक जब तक कि जो अधिशेष होता था, अतिरिक्त जो प्रोडक्शन होता था वो राजा को मिलता रहता था या स्टेट को मिलता रहता था। मार्क्स रिगार्डेड दिस एज ए स्टेगनेंट सिस्टम, और मार्क्स ने इसको एक स्थिर प्रणाली माना है। नेक्स्ट, ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, एक और ज़्यादा जटिल सामाजिक वास्तविकता। बर्नियर के आगे कहता है, देखिए, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ओकेजनली हिंट ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। बर्नियर के जो विवरण होते हैं अक्सर हिंट देते हैं क्या कि किसके बारे में, और ज़्यादा जटिल सामाजिक वास्तविकता के बारे में। आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स, जो आर्टिसन होते हैं, कलाकार होते हैं या दस्तकार होते हैं, उनको
उनके जो जो भी चीज़ वो बनाते थे उनके बदले में उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था कि उनको और ज़्यादा अच्छे से सुधार करने के लिए कुछ अलग से कुछ इनाम या प्रोत्साहन दिया जाए, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। ऑल प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, और जो सारे फ़ायदे या लाभ होते थे वो राज्य के द्वारा हड़प लिए जाते थे, कब्जा कर लिए जाते थे। मैन्युफैक्चरर्स वर एवरीवेयर डिक्लाइन, और इसकी वजह से हर जगह पे निर्माण कार्य वो सारे ख़त्म हो रहे थे, घट रहे थे। एट द सेम टाइम ही एग्रीड दैट वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीसियस मेटल्स फ्लोड इनटू इंडिया, लेकिन उसी समय क्या हो रहा था, बर्नियर ये कहता है कि बड़ी मात्रा में दुनिया की जो कीमती धातु है, सोना चांदी, ये भारत में आ रही थी। एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर केवल सोने या चांदी के बदले में ही अपनी सामान को एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। ही आल्सो मैंशनड दैट देयर एग्जिस्टेड ए प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी एंगेजिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। उसके बाद वो आगे और कहता है कि यहाँ पर भारत में एक प्रॉस्पेरस, बड़ी समृद्ध खुशहाल व्यापारी समुदाय भी लंबी दूरी का व्यापार करने में अपने आप को इंगेज रखती थी, व्यस्त रखती थी। अब बोलते हैं मुग़ल सिटीज़ के बारे में वो क्या कह रहा है। देखिए, बर्नियर मुग़ल सिटीज़ के बारे में कुछ वर्णन कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है वो। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द टाउन्स। बर्नियर ये कहता है कि 17वीं सदी के दौरान लगभग 15% लोग शहरों में रहते थे। बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुग़ल सिटीज़ एज कैंप टाउन्स विच वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पीरियल पैट्रोनेज। बर्नियर ने मुग़ल शहरों को कैंप टाउन कहा है। कैंप टाउन क्यों कहा है? क्योंकि दे वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पीरियल पैट्रोनेज, क्योंकि वो हमेशा अपने शाही संरक्षण के ऊपर ही निर्भर रहते थे। तो मतलब कुछ ऐसे शहर थे जो कि केवल जो इम्पीरियल पैट्रोनेज मतलब शाही संरक्षण के बल पर ही चल रहे थे, अपने बलबूते पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स, और उस समय में हर प्रकार के शहर थे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स भी थे, मतलब निर्माण जिसमें बहुत सारे काम होता था निर्माण का, वो शहर होते थे। ट्रेडिंग टाउन होते थे, ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे व्यापार वगैरह होता था। फिर पोर्ट टाउन्स होते थे, पोर्ट टाउन्स मतलब जहाँ पे बंदरगाह वगैरह होते थे, बंदरगाह शहर। फिर पिलग्रिमेज और सीक्रेट सेंटर्स, पवित्र केंद्र होते थे, और पिलग्रिमेज टाउन्स। इसके अलावा तीर्थ शहर, जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे। नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इंडिकेट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल क्लासेस। तो जो शहर थे उसके अस्तित्व से हमें ये पता पड़ता है, ये दर्शाता है कि व्यापारी उस समय के जो व्यापारिक समुदाय थे बड़े समृद्ध थे, खुशहाल थे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल या पेशेवर जो वर्ग थे वो भी बड़े समृद्ध थे। मर्चेंट्स हैड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किनटाइज एंड वर ऑर्गेनाइज इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। जो व्यापारी होते थे उस समय पे वो आपस में ही अपने मतलब जो आपस में ही बंधु बांधवों सहित परिजनों या फिर जो भी अपने रिलेटिव होते थे उनके आधार पे मजबूत समुदाय के रूप में एक तरह से संगठित होती थी, जो उनकी अपनी जाति होती थी व्यावसायिक समूह के आधार पे उसमें अपने आप को उन्होंने संगठित करके रखा था। मतलब वो खुद अपने आप को एक कम्युनिटी के रूप में अपने आप को उन्होंने जोड़ के रखा था। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स, और पश्चिमी भारत में इन समूह को महाजन कहा गया है। एंड देयर चीफ्स द सेठ, और जो उन महाजनों का जो मुखिया होता था उनको सेठ कहा जाता था। इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नगर सेठ कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड द महाजन्स।
और जो कुछ शहरी केंद्र है जैसे कि अहमदाबाद, ठीक है, उसमें व्यापारिक जो समुदाय होते थे उनके मुखिया को नगर सेठ कहा जाता था अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में व्यापारिक समुदाय के जो मुखिया होता था उसको नगर सेठ कहते थे, जो कि सामूहिक रूप से महाजनों का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट टॉपिक, अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस। अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल ग्रुप्स सच एज फिजिशियन, मतलब डॉक्टर, चिकित्सक या हकीम और वैद्य, टीचर्स, पंडित या मुल्ला, लॉयर्स, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एट्सेट्रा। तो जो शहरी समूह होते हैं जिसमें पेशेवर लोग शामिल होते हैं, जिसमें डॉक्टर भी है, अध्यापक भी है, वकील भी है, पेंटर भी है और आर्किटेक्ट, मूर्तिकार, शिल्पकार, ये सब लोग, इसके अलावा म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, हस्तलेखक वगैरह, ये सारे लोग उस समय उसमें शामिल होते थे। फिर वाइल सम डिपेंडेड ऑन इम्पीरियल पेट्रोनेज, जबकि कुछ लोग शाही संरक्षण पर निर्भर होते थे। मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पेट्रॉन्स वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट्स। तो कुछ लोग तो इम्पीरियल पेट्रोनेज पे डिपेंड होते थे, जबकि कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जीविका होती थी वो दूसरे जो पेट्रॉन्स होते थे उनके संरक्षण में उन्होंने काम करके या उनकी सेवा करके अपनी जीविका वो कमाते थे। कहाँ पे? और बाकी स्टिल अदर्स, जो बचे हुए लोग थे, सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग होते थे, उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाते थे इन द क्राउडेड मार्केट, जो कि भीड़ भरे बाज़ारों में वो काम करते थे। अब बर्नियर कुछ सती प्रथा के बारे में भी बताता है। उसमें क्या बताता है, देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा। बर्नियर हैज़ प्रोवाइडेड ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सती इन हिज अकाउंट। बर्नियर अपने जो अकाउंट उसने लिखा उसमें वह सती प्रथा के बारे में भी डिटेल में विस्तृत जानकारी देता है। He mentioned that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to death। मतलब वो कहता है कि कुछ महिलाएं तो खुशी खुशी, मतलब बड़ी अपनी मर्जी से अपनी पति के साथ सती होना पसंद करती थी, लेकिन कुछ महिला ऐसी थी जिनको ज़बरदस्ती उस पति की चिता के साथ उसको सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। ही ऑल्सो नोटिस दैट चाइल्ड सती विच ए 12-year-old यंग विडो सेक्रीफाइस। उसने ये भी देखा कि एक बालिका जो कि 12 साल की थी, वो जब विधवा हो जाती है तो उसको ज़बरदस्ती उसको अपनी पति के साथ सती कर दिया जाता है। वीमेन लेबरर्स, महिला श्रमिक, इसके बारे में भी वो कुछ बताता है। देखिए क्या बता रहा है। वीमेन लेबर्स वाज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो महिला श्रम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता था कृषि कार्यों में भी और गैर कृषि कार्यों में भी। वीमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। और जो महिलाएं व्यापारी या व्यापारी परिवारों से होती थी, वो वाणिज्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। Therefore, it seems unlikely that women were confined to the private space of their homes। और इसलिए ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है कि महिलाएं केवल अपने घरों तक ही सीमित होंगी या फिर केवल निजी स्थानों पर तक ही वो सीमित होगी। वो अपने घरों से बाहर निकल कर की भी दूसरी जगह भी वो काम करती थी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस समय महिलाएं भी बाहर निकल के पुरुषों के समान व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। अब बच्चों, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है। वैसे चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये अलग से एक पॉइंट बना के दिया गया है। ट्रेवलर्स हु रोट डिटेल्ड अकाउंट्स रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कुछ यात्री जो इंडिया आए थे, भारत आए थे, और उन्होंने यहाँ आने के बाद जिसने डिटेल्ड अकाउंट लिखा भारतीय समाज के कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, यहाँ जो देखा उन्होंने उसके बारे में।
तो कुछ यात्री आए, उन्होंने उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे पहला है जेसुइट रॉबर्टो नोबिली। जेसुइट रॉबर्टो नोबिली सबसे पहला यात्री आया। उसने क्या किया, ही ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। उसने भारतीय किताबों का या भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। फिर दूसरा है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा, ही वाज ए पोर्तुगीज़ ट्रैवलर। वह पुर्तगाली यात्री था। ही रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी लिखी है। फिर तीसरा है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। इसने क्या किया, ही वाज द फेमस फ्रेंच ज्वेलर। वह प्रसिद्ध फ्रांसीसी एक ज्वेलर था, रत्न व्यापारी, हु विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स, जो कि भारत 6 बार आया था। ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया। वह विशेषकर भारत में जो व्यापार करने की जो स्थिति थी उससे बड़ा फैसिनेट हो गया, मतलब मोहित हो गया, बड़ा प्रभावित हो गया। ठीक है। इसके बाद एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड द ओटोमन एम्पायर। और इसके अलावा उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन एम्पायर के साथ की है। इटालियन डॉक्टर मनुची। इसके बाद इटली का एक डॉक्टर था मनुची, वो आया था। उसने क्या किया, ही रोट डिटेल्ड अकाउंट्स रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सेटल्ड इन इंडिया। उसने भारतीय और सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में विस्तृत अकाउंट लिखा और यहाँ भारत में आकर वो सेटल भी हुआ था। पेलसेट, ही विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। वह 17वीं सदी में भारत आया था। ही वॉज शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द पीपल। लेकिन वो भारत आकर यहाँ में जो बड़ी व्यापक तौर पर जो गरीबी है लोगों की, उसको देखकर बड़ा अचंभित या बड़े मतलब अच्छा जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि दुनिया में इतनी गरीबी भी होती है। लास्ट है अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ही विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440s। वह 1440 के दशक में साउथ इंडिया आया था, दक्षिण भारत आया था। एंड सा इंडिया एज ए लैंड ऑफ वंडर। और उसने भारत को आश्चर्य का देश, मतलब बहुत सारे जो अचंभे होते हैं, अचरज होते हैं, उनका देश माना। अब्दुल रज्जाक समरकंदी। बच्चों, इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।